दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। कल का दिन दोस्तों मार्केट के अंदर काफ़ी ख़राब था। आपने देखा कल के दिन निफ्टी को 1% के साथ में क्रैश होते हुए, मिड कैप 1.5 यानी 1.5% के साथ में नीचे गए थे, स्मॉल कैप भी इतने ही परसेंट के साथ में नीचे गए थे। तो ब्रॉडर मार्केट जब भी गिरता है ना, तो पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। निफ्टी अगर 1% गिरा होगा तो मोर देन 1% के साथ में पोर्टफोलियोज नीचे आते हैं। तो कल का दिन काफ़ी खराब था। कल अपन बातचीत कर चुके हैं कि क्या कारण रहा मार्केट के इस तरह से परफॉर्म करने के पीछे का, निफ्टी की टेक्निकल सिचुएशन क्या है। एफआईज और डीआईस ने दोनों ने बाइंग की, बट इतना मार्केट कैसे गिर गया। साथ में कुछ कंपनीज के नंबर्स मैंने आपको बताए थे सेकंड वीडियो के अंदर। यूएस के मार्केट के ऊपर भी बातचीत की थी। अब देखिए, क्वेश्चन है इन्वेस्टर्स के मन में कि चलो ठीक है, अपन ने न्यूज़ वाली कंपनीज को डिस्कस कर लिया, रिजल्ट वाली कंपनीज को डिस्कस कर लिया, लेकिन ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स 5% 6% कल नीचे गए थे। ये जो भी कंपनीज है ना, अच्छी कंपनीज है, फंडामेंटल अच्छे कंपनीज के, क्वालिटी मैनेजमेंट है, ग्रोथ इनमें काफ़ी अच्छी, लेकिन इन कंपनीज की वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो देखो, महंगी चीज़ आपको मिलेगी, अगर वो अच्छी है तो आपको महंगे में मिलेगी, ऑब्वियस है। तो वैल्यूएशन आपको हाई मिलेगी जो भी कंपनीज के अंदर ग्रोथ है और जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करी है। तो ऐसे मार्केट में जब भी ब्रॉडर मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर फोकस करते हैं ऐसी कंपनीज के ऊपर जिनकी वैल्यूएशन हाई है, क्योंकि मार्केट की गिरावट की वजह से उन कंपनीज के स्टॉक्स नीचे मिल जाते हैं। बट नॉर्मली इन्वेस्टर ही गलती करता है कि 2-5% स्टॉक गिर गए और उसमें बाइंग कर दी लमसम में। तो अपन यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल दूंगा कंपनीज के आपको कि किस तरह से आप कंपनीज के स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। टेक्निकल फंडामेंटल्स हम यहाँ पे कंपनीज के चेक करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट कंपनी है इसका नाम है कोफोर्ज। कोफोर्ज कल आपने नोटिस किया होगा 6% की गिरावट के साथ में बंद हुआ। 97 पॉइंट्स यानी 100 रुपीज़ की गिरावट आप इसमें नोट कर सकते हैं। 6% का ड्रॉप है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना तो इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास का है। छोटी कंपनी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है पिछले 4-5 साल में, या कोविड के बाद में बहुत अच्छे इसने परफॉर्म किया। एआई को लेकर इसके अंदर अच्छा इन्वेस्टर्स का फोकस है। मतलब देखिए, प्रॉपर एआई कंपनी तो इंडिया में है नहीं और अभी आने की भी संभावना उसमें नहीं है। तो यूएस के अंदर जो भी एआई कंपनीज है, उनका काम जो भी अपनी इंडियन कंपनीज करती है ना, उनकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं? कोफोर्ज है, परसिस्टेंट है, नेटवेब है। मतलब ये 3 एग्जाम्पल दिए, बाकी और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट आप करके नीचे लिख सकते हैं। तो इन कंपनीज की वैल्यूएशन बाकी जो कंपनीज है ना उनके मुकाबले ज़्यादा महंगी है। अगर आप टीसीएस को देखोगे तो 20-25-30 के आसपास के रेंज में रहता है। ये उससे डबल है, डबल से भी ज़्यादा है, तो महंगा है। तो जब भी गिरावट होगी तो बहुत बड़ी गिरावट होगी। सेकेंड चीज़ आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे निफ्टी आईटी के साथ में अगर मैं इसको कंपेयर करके आपको दिखाऊं तो निफ्टी आईटी ने एक साल में कितने रिटर्न्स दिए? 12% के नेगेटिव, जबकि इस कंपनी के स्टॉक ने 36% के पॉजिटिव रिटर्न्स कमा के दिए हैं। अब आईटी के साथ में कंपैरिजन हो चुका है और आईटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि एफआईज अभी आईटी में से पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिव अपडेट सुनने को मिल जाए। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, आईटी कंपनीज के स्टॉक्स ने अच्छे परफॉर्म नहीं किया था और एफआईज हो सकता है इसी वजह से पहली आईटी कंपनीज में से बिकवाली कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंडेक्स को बीट किया। अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा आपको दिखाऊं तो उसके अंदर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 91% के रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी आईटी ने, और इसने 304% के रिटर्न्स दिए हैं। तो जो भी आईटी को खरीद रहा है, म्यूचुअल फंड ले रहा है या उसका इंडेक्स ले रहा है, तो उसके पैसे कम बन रहे हैं कोफोर्ज के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों, इतने पैसे कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। आप देखोगे तो यहाँ पे गिरावट बड़ी होती है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी शार्प गिरावट रही है। अगर मैं इसमें अभी का आपको डेटा दिखाऊं तो एक महीने में कोफोर्ज ने अंडर परफॉर्म किया है। अगर मैं आपको पिछले 5 दिन का डेटा दिखाऊं तो कोफोर्ज ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो तेजी वाला समय था कि ये जो स्टॉक है आईटी इंडेक्स को बीट करा था, वो हो चुका है खत्म। और यहाँ पे गिरावट का जो दौर है वो हो चुका है शुरू। और उसमें क्या होगा, वो इंडेक्स से ज़्यादा गिरेगा ऐसा स्टॉक जो भी इंडेक्स को बीट कर चुके थे अच्छी वैल्यूएशन और अच्छी ग्रोथ की वजह से। तो जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है उनको प्रिपेयर रहना है कि यहाँ से और बड़ी गिरावट हो सकती है। मतलब ऐसी जो भी कंपनीज है जो हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज है उनमें बड़ी गिरावट हो सकती है। आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें रीज़न देखते हैं कि क्या कारण है। किसी ने कमेंट किया था कि एकदम से 6% कैसे गिर गया। यहाँ पे दोस्तों आपको नोटिस करने को मिलेगा कि कंपनी है जिसका नेम आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो कंपनी है ना, ये कोफोर्ज की वन ऑफ लार्जेस्ट क्लाइंट्स के अंदर आती है, यानी टॉप जो भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उसके अंदर इसका भी एक नाम आता है। अब इस कंपनी का स्टॉक ओवरनाइट क्रैश हो गया।
तकरीबन आप देख सकते हैं 35% का क्रैश हुआ। नैस्डैक के अंदर ये लिस्टेड है, कोफोर्ज का क्लाइंट है। अब एकदम से इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये स्टॉक क्रैश हो गया, यानी कोफोर्ज का जो क्लाइंट है वो क्रैश हो गया। उसके पीछे का दोस्तों कारण यह है कि 10% की गाइडेंस पहले कोफोर्ज के क्लाइंट ने दी थी, लेकिन गाइडेंस को कट करके 4% कर दिया। बहुत बड़ी बात है। अब डबल डिजिट की गाइडेंस देते हो, उसको सिंगल डिजिट, लोअर सिंगल डिजिट में आप लेके चल जाते हो, तो बहुत बड़ी बात है। साथ में रेवेन्यू की जो गाइडेंस है ना, उसको भी कट कर दिया है। ये लो सिंगल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस यहाँ पे हो चुकी है। पहले हाई सिंगल डिजिट की गाइडेंस थी रेवेन्यू की, और प्रॉफिट की गाइडेंस आप देख सकते हैं डबल डिजिट की थी। तो जब भी ऐसा होता है ना, तो स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे जाते हैं, अपनी कंपनीज के भी गिरते हैं। आपने देखा अभी 20% की गिरावट हुई थी गाइडेंस को कट होने की वजह से। PGEL के अंदर हमने कल देखा, तो यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे ना, तो 35% के साथ में स्टॉक क्रैश हो गया था। तो ये कारण है स्टॉक के गिरने के पीछे का, क्योंकि अभी कुछ साल पहले नहीं, इसी साल में मार्च के महीने में कोफोर्ज ने साइन किया था $1.56 बिलियन की मल्टी ईयर डील। ये 13 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और पहले ही साल में अगर ये ऐसी दिक्कतें हो जाएगी इसके क्लाइंट के ऊपर, तो इन्वेस्टर ने जो इस क्लाइंट को देखकर इसको वैल्यू किया था कि आगे चल के इसके नंबर्स बढ़ेंगे, वो वैल्यूएशन मार्केट इससे वापस से लेगा। नो डाउट एक ही क्लाइंट नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, एक बड़ा क्लाइंट है जिसको दिक्कत होगी, तो ऑब्वियस इसको दिक्कत होनी है, कोफोर्ज को दिक्कत होनी है, क्योंकि ये अपने क्लाइंट्स के ऊपर टिके हुए हैं। तो ये दोस्तों कारण है। अब देखिए होता क्या है कि मार्केट अगर नेगेटिव है, कैसे पता चलता है? वीडियोस अगर आप देखते हो तो आपको पता होगा कि ग्लोबल सिचुएशन नेगेटिव है, डोमेस्टिक सिचुएशन भी नेगेटिव है, एफआई का फ्लो नहीं है, नेगेटिव है, और मार्केट अभी टैरिफ की चपेटे में है। नंबर्स अगर हम देखें तो Q1 के नंबर्स भी कुछ अच्छे नहीं है, तो सब कुछ नेगेटिव है। तो ऐसे में इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि उसके पोर्टफोलियो के साथ भी कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलने वाली है। अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो कंपनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अभी प्राइस वगैरह मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, तो जस्ट मैं आपको सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि किस तरह से आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो डबल टॉप इसने लिए, डबल टॉप के बाद में स्टॉक नीचे आ रहा है। अब सपोर्ट को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बेस, क्योंकि यहाँ से तेजी बनी, ये बेस यहाँ से तेजी बनी, तो इस लाइन को आगे बढ़ा के हम सपोर्ट की लाइन को बना सकते हैं। उसके बाद में आप देखोगे ना, तो स्टॉक का जो प्राइस है अभी यहाँ पे है, गैप कितना है, गैप है 13%। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 13% गिरेगा, हो सकता है कम गिरे, हो सकता है ज़्यादा गिरे, लेकिन सपोर्ट और अभी जो प्राइस है ना, उसके बीच में जो गैप है वो 13 to 14% का है। और जब भी ऐसे रिटर्न्स बनते हैं 300 400 परसेंट के, तो ये 13-14% की जो गिरावट है बहुत ही नॉर्मल बात होती है। मतलब 2-3 दिन अगर ये आज कल जैसा गिरा था 5 to 6% ऐसे गिरता है, तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर ट्रेडर करेगा। ट्रेडर अपने माल को यहाँ पे बुक कर चुका है, या वो अभी बुक कर रहा है, और इन्वेस्टर भी वेट एंड वॉच के मोड में है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है डिविस लैब। टोटल 4% की गिरावट के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, और इसकी भी वैल्यूएशन प्रीमियम पे है। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 71 का पी रेशो है। अब इसमें अगर मैं आपको फार्मा सेक्टर से कंपेयर करके दिखाऊं, तो कंपैरिजन आपके सामने है, और इसके अंदर कुछ बड़ा गैप नहीं है। मतलब ठीक है, फार्मा जैसे किया वैसे इसने किया, थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न्स डिविस ने अच्छे दिए हैं। आगे चलते हैं। स्टॉक गिरने के पीछे का कारण सबसे पहले देखो इसके नंबर्स, जो मार्केट को अच्छे नहीं लगे। आप देखोगे तो स्टॉक नीचे गया था, मार्जिन मिस एस्टिमेट, और उसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे नीचे आके बंद हो चुका है। 27% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है, और 14% के साथ में इसकी सेल्स बढ़ चुकी है। बट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 71 के पीई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सेकेंड जो रीज़न है ना, वो ये है दोस्तों कि ट्रंप अभी टैरिफ लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं फार्मा के ऊपर, क्योंकि 40% जो एक्सपोर्ट है ना, वो यूएस को जाता है अपनी फार्मा कंपनीज का। बहुत बड़ा नंबर है। और डिविस की बात करें तो ये अपनी मैक्सिमम एक्सपोर्ट आई थिंक यूएस को करता है। सो अगर ऐसा होता है, टैरिफ ज़्यादा लगते हैं फार्मा सेक्टर के ऊपर, जो कि चांसेस हैं, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट हिट कर सकते हैं, अर्निंग्स कम हो सकती है। तो ये कारण है जिसकी वजह से फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स अभी अंडर परफॉर्म करें। हो सकता है हमको आईटी और फार्मा को लेकर कुछ बड़ी बैड न्यूज़ सुनने को मिल जाए, अगर कुछ ना कुछ ट्रेड डील नहीं हो पाती है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऐसे में देखिए यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्लासिक स्विंग पैटर्न बना था, कि आपने भी उस समय मार्केट अगर आप देख रहे थे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली विजिबल था। इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट्स मिले थे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, तो पूरा प्रिडिक्टेबल था। उसके बाद में स्टॉक ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद में क्या होता है, स्टॉक वापस से उसी सपोर्ट को लेता है, फिर वापस से एक ब्रेकआउट करता है। तो ये जो सिग्नल है ना, काफ़ी पॉजिटिव था। लेकिन अगर मार्केट के अंदर कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाएगी जो
हमने सोचा नहीं उसके बारे में, या कुछ आउट ऑफ सिलेबस न्यूज़ आती है जो कि बैड न्यूज़ होती है, तो टेक्निकल्स काम नहीं करेगा। ऑब्वियस है, वो फंडामेंटल्स का रिफ्लेक्शन होता है टेक्निकल्स, और फंडामेंटल्स खराब होने की एक्सपेक्टेशन में इन्वेस्टर्स फिर उसको बेचते हैं और वो स्टॉक नीचे आता है। सो यहाँ पे आप इंडिकेशन देखोगे, पहला ब्रेकडाउन कंपनी के स्टॉक ने दिया था कल के दिन, क्योंकि ये जो क्या था, रेसिस्टेंस था, सपोर्ट बन गया, तो यहाँ से इसने इसको तोड़ दिया, तो उसको कहते हैं ब्रेकडाउन। अब इन्वेस्टर ये देखेगा कि अगला सपोर्ट कहाँ पे है, अगला सपोर्ट यहाँ पे है, कितना गैप है 9% का। तो ये खराब एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स अपने दिमाग में रख के चलेगा। तो इस तरह से आप अपनी कंपनीज को एनालाइज कर सकते हैं, सिचुएशन को देख सकते हैं, क्योंकि 10 में से जो 9 कंपनीज है ना, उनकी सिचुएशन खराब ही होगी अभी पोर्टफोलियो के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबको लॉसेज होगा, लेकिन हाँ, स्टॉक नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा है 10 में से 9 कंपनीज के। एक कंपनी होगी या एक दो कंपनीज होगी जिनके स्टॉक ऊपर जा रहे होंगे, और ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी हाई हो गए, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगता है वो भी कब तक। जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने कुछ कंपनीज को रखने वाला हूँ जिनके स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें, उसके अंदर क्या सिचुएशन है उसको हम चेकआउट करने वाले हैं। अब देखिए, नेक्स्ट कंपनी है डिक्सॉन टेक, टोटल 5% के साथ में स्टॉक क्रैश, और इसमें भी 95,000 करोड़ का मार्केट कैप, 70 का पी है। अब एक तो इसमें रिफ्लेक्शन देखने को मिला है पीजीईएल का, जिसमें गाइडेंस हो चुकी है कट। 50% के साथ में गाइडेंस कट होने का मतलब है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और यहाँ पे अगर हम इसको निफ्टी के साथ में कंपेयर करें, क्योंकि इसका इंडेक्स नहीं है, तो ठीक है, निफ्टी को ऑब्वियस इसने बीट किया काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ में। एक न्यूज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जिसके अंदर डिक्सॉन ने पिक किया है टेक महिंद्रा को, एआई इंडस्ट्री को, अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो 24 फैक्ट्रीज हैं इंडिया में उसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, तो आपको दिखाई देगा सिंपल सा पैटर्न, डबल टॉप। डबल टॉप मतलब कि टॉप लग चुका है, सैचुरेशन हो चुका है, अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो स्टॉक वापस से अपने सपोर्ट को ले सकता है। सपोर्ट कैसे देखते हैं, सिंपल, यहाँ पे तेजी बनी, इस प्राइस से तेजी बनी, तो आगे इस लाइन को एक्सटेंड करो और आपको मिल जाएगा कंपनी के स्टॉक का सपोर्ट। और इसमें अगर आप देखोगे ना, तो कितना गैप है, टोटल 12% का गैप है। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अभी वीक है, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, तो कितना गिर सकता है आपका स्टॉक, या नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, जो भी हो सकता है, बायर हो अपने सपोर्ट का वेट करेगा, तो वो इस तरह से सपोर्ट को चेकआउट कर सकता है। तो डिक्सॉन के अंदर भी अभी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। एंजल वन 3 to 4% की गिरावट के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया, 23 का पी है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन कम ही मार्केट देके चलेगा, क्योंकि इस सेक्टर में कंपटीशन ज़्यादा है। टोटल सेक्टर की वैल्यूएशन काफ़ी कम है। निफ्टी के साथ में इसको कंपेयर करिए, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में इसको कंपेयर करें, तो इसने अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का स्टॉक 2% के साथ में चला था इसके नंबर्स आने के बाद में। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे जो भी कंपनीज होगी ना, फाइनेंशियल मार्केट वाली कंपनीज होगी, चाहे वो डिपॉजिटरी कंपनीज हो, आरटीए कंपनीज हो, यानी कैम्प्स हो, सीडीएसएल हो, इस तरह की जो भी कंपनीज होगी, वो रिजल्ट को देखने से ज़्यादा मार्केट के अंदर भी क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से परफॉर्म करने वाली। जैसे अभी सिचुएशन खराब है तो स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, पूरा प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि देखो, 10 कंपनीज आपकी वॉच लिस्ट में होगी, विश लिस्ट में होगी, रडार पे होगी, उसमें अगर 3 कंपनीज के पैटर्न ही प्रिडिक्टेबल दिख रहे हैं ना, तो ट्रेडर लोग, इन्वेस्टर लोग उस 3 कंपनीज में ही जाए। 7 कंपनीज में हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रिडिक्टेबल पैटर्न अगर नहीं दिखते हैं तो छोड़ देना चाहिए, चाहे कितना भी स्टॉक कैसा भी हो, कितना भी आपने उसको क्यों नहीं देखा हो। और अगर आपने उसको ज़्यादा देखा है, ज़्यादा एनालाइज किया, तो ऑब्वियसली वो चीज़ आपके लिए प्रिडिक्टेबल हो जाती है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप, इसी टॉप से स्टॉक नीचे आ रहा है। सपोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस था, एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, तो ये सपोर्ट कितना नीचे है, 20% नीचे है। तो ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे की जा सकती हैं। जिसको बेचना होगा वो बेचेगा, और जिसको लेना होगा वो लेगा। सपोर्ट पे लेते हैं, रेसिस्टेंस पे बेचते हैं, ये चीज़ आपको पता है। सो ये कुछ कंपनीज हैं, इसी तरह से आप भी अपनी कंपनीज के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। और बाकी कल के दोनों वीडियोस को आप देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।